तो आइए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का एक नया चैप्टर 12 और पार्ट का नाम है तिरिच। पार्ट का नाम क्या है? तिरिच, जिसे हम लोग अपने भाषा में बिस्कोपड़ा सांप कहते हैं। कौन सा सांप कहते हैं? बिस्कोपड़ा सांप। और ये उदय प्रकाश जी ने लिखा है। इस पार्ट को किसने लिखा है? उदय प्रकाश जी ने। ये पार्ट 1 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो पार्ट 1 में हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं और उस पार्ट से संबंधित कुछ सारांश भी छोटे शब्दों में समझ लेते हैं। तो देखिए, इस पार्ट में जो लेखक है उदय प्रकाश जी, वो टोटल का टोटल बात अपने पिताजी के बारे में कहने वाले हैं और एक दिन की घटना है, 24 घंटे की घटना का वर्णन इस पार्ट में किया गया है कि 24 घंटे पहले पिताजी को तिरिच ने काटा और 24 घंटे के बाद उनकी पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बीच में कौन कौन सी घटना होती है उनके पिताजी के साथ और लेखक के साथ, उन सारे बातों का जिक्र इस पाठ में उन्होंने किया है। बस एक दिन की बात है, छोटी सी कहानी है ये। तो चलिए सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि नीचे ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे लेखक हैं उदय प्रकाश जी और आपकी किताब में भी दिया है पेज नंबर 136 में। वो आपके लेखक है उदय प्रकाश जी। इनका जो जन्म हुआ है 1 जनवरी 1952 को हुआ है। स्वतंत्र भारत में इन्होंने जन्म लिया है और वो भी 1 जनवरी साल का पहला दिन। हैप्पी न्यू ईयर मनाते हुए आए हैं। और इनका जन्म स्थान है सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश। सीतापुर गांव का नाम है, अनूपपुर जिला का नाम है और राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। याद रखेंगे। माता पिता, माता का नाम गंगा देवी, पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह। आगे है शिक्षा। इनकी पढ़ाई लिखाई बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, साइंस से पढ़ाई की है ये। एमए और एमए में जाकर हिंदी से इन्होंने एमए किया है। सागर विश्वविद्यालय, सागर जिला, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर और वहां पे एक विश्वविद्यालय है सागर विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और बीएससी किया है। क्या क्या किया है जी? वृत्ति मतलब इनका काम, आमदनी का स्रोत जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको कहा जाता है जेएनयू, कन्हैया कुमार जो फेमस है जिसके लिए। नई दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में कुछ समय तक अध्यापन, और ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम किया है, टीचर रहे हैं। और फिर दिल्ली के भारतीय भाषा विभाग में भी कुछ दिन पढ़ाए हैं। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के काम, ये एक अधिकारी ऑफिसर के रूप में भी काम किए हैं। दिनमान के संपादन विभाग में भी कार्य किए हैं। संडे मेल जो नई दिल्ली में है उसमें सहायक संपादक का काम किए हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के टेलीविजन विभाग प्रचार और पटकथा प्रमुख, मतलब ये प्रचार में भी काम किए हैं। टाइम्स रिसर्च फाउंडेशन में पत्रकारिता का अध्यापक और अंग्रेजी पत्रिका एमिनेंस का संपादन भी इन्होंने किया है। मतलब बहुत सारे काम इन्होंने किया है अपने जीवन में। संप्रति, संप्रति है स्वतंत्र लेखन, मतलब कि ये स्वतंत्र रूप से किसी के भी अंदर काम न रख करके अपना खुद का लेखन करते हैं। किताबें लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं। फिल्म का निर्माण, फिल्म भी बनाते हैं ये। अखबार में भी काम करते हैं और फिल्मों के लिए कहानी भी लिखते हैं। कृतियां, अब इन्होंने कौन कौन सी कविताएं या कहानी लिखा है तो देखेंगे। कहानी है पहला दरियाई घोड़ा, तिरिक, और अंत में प्रार्थना, पॉल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय के दुख, अरेबा परेबा, मोहनदास, मैंगोसिल, ये सब कहानी है। ये सब क्या है? कहानी। अब कविता है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम। ये इनकी 3 कविताएं हैं। किनकी? तो उदय प्रकाश की। ईश्वर की आंख जो है वो निबंध आलोचना है। कला अनुभव, इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई, लाल चास पर नीले घोड़े,
रोमिया रोला का भारत, ये अनुवाद है। अनुवाद मतलब अंग्रेजी से इन्होंने हिंदी में क्या कर दिया, अनुवाद कर दिया। और 9 नंबर है फिल्म टीवी, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखे हैं, माने बहुत सारी कहानियों का इन्होंने, धारावाहिक सीरियल जो होता है ना, सीरियल, उसका इसमें कहानी भी लिखा है। यह कार्य जारी है और अभी भी ये कहानी लिखते हैं धारावाहिकों के लिए, सीरियल्स के लिए। उदय प्रकाश के लेखन का यह तीसरा दशक चल रहा है। तीसरा दशक का अर्थ होता है, देखिए दशक मतलब होता है 10 साल, दशक मतलब क्या होता है, तो तीसरा दशक का अर्थ है कि जैसे 1900, ये 2020 है, तो पिछले 30 वर्ष से वो लेखन का काम कर रहे हैं। यानी कि 1990 के आसपास से इनका लेखन का जो प्रक्रिया वो तेजी से पकड़ा हुआ है। पिछले 2 दशकों में समसामयिक हिंदी लेखन में उन्होंने एक अग्रणी एवं महत्वपूर्ण लेखक की छवि और पहचान अर्जित की है। 1980 के आसपास वे कवि के रूप में पाठकों के समक्ष उदित हुए थे। सबसे पहले ये लोगों के नज़र में फेमस कब हुए थे, 1980 में। वैसे देखिए 3 दशक का अर्थ क्या हुआ, इस तरह जोड़ेंगे आज से 3 दशक तो 30 साल जाएंगे पीछे, 1990। तो आप कहेंगे सर 1980 में फेमस हो गए तो 1990 की बात हो रही है। तो बात यह है कि किताब कब लिखा गया है, ये किताब 2009-8 के पास ही लिखा गया है, 10-12 वर्ष पहले ही किताब लिखा गया है। तो ये बात उस समय ने कहा जा रहा है, उससे 30 वर्ष पहले, अभी आज थोड़े ना 2020 में लिखा गया है ये। अपने विषय चयन, सीधी संबोधित भाषा, ताजगी भरे मुहावरे और अनौपचारिक संवेदना के कारण उन्होंने कविताओं द्वारा सुधी जनों को आकृष्ट किया था। आकृष्ट मतलब होता है आकर्षित करना, मतलब ये जो कुछ भी लिखते थे उससे उनके पाठकों के मन खिल जाते थे। जो भी लिखते थे सीधी भाषा में, आसान भाषा में, सही में इनकी कहानी हम पढ़ेंगे ना, कोई भी बच्चा एक बार रीडिंग लगा देगा तो समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ताजगी भरे मुहावरे और मुहावरों का प्रयोग करते हैं वो अपनी कहानी में। किसका प्रयोग करते हैं, मुहावरा समझते हैं आप लोग। जैसे कहा जाता है ना कि आंखों का तारा होना, तो ये मुहावरा हो गया, यानी बहुत प्यारा होना। कान देना मतलब किसी की बात को चुपचाप सुनना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर बगल अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो घर की औरतें कान देती हैं। कान देने का अर्थ क्या होता है, बोलती है चुप, धीरे सुनती है, अच्छा हमारे बारे में बाकी ना, हाँ नहीं है। अगर गलती से मेहरारू के बारे में अगर बात हो गई लोई, बिहान वाले फरियाव तक पहुंच जाई, रात हमारे बारे में क्या होते रहुए, तो ये होता है कान देना। खैर मजाक में कहा मैंने, और ये बहुत अच्छी होती है। नए पाठकों में अपने प्रति और नई रचनाशीलता के प्रति गर्माहट भरी उत्सुकता पैदा की थी। यानी कि जो भी इनके पाठ को पढ़ता है, जो भी इनकी कविताओं को पढ़ता है, वह एक जोश से भर जाता है। कविता के क्षेत्र में उनका कार्य चलता रहा और इसी बीच उन्होंने कहानी विद्या पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मतलब शुरू में तो इन्होंने कविताएं लिखी थी, लेकिन बाद में चलकर ये किस पर ध्यान देने लगे, कहानी पर ध्यान देने लगे। अब केवल कविताएं नहीं, ये कहानी लिखना भी शुरू कर दिए। आगे है तत्सामयिक कहानी की हालत। देखिए तत्सामयिक का अर्थ होता है ना उस समय की, तत्सामयिक मतलब क्या होता है, उस समय की कहानी की हालत न केवल अच्छी ही नहीं थी बल्कि बुरी और चिंताजनक थी। बताते हैं कि जिस समय मैंने कहानी लिखना 1980 के आसपास कहानी लिखना मैंने शुरू किया, तो उस समय कहानी लिखने वालों की स्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं होने का अर्थ समझ रहे हैं बात, एक तो वो लोग कहानी ठीक नहीं लिखते थे और साथ ही साथ कहानी लिखने वाले भूखे मर रहे थे, क्योंकि कोई कहानी खरीद नहीं रहा था, इनको 2 रुपया मिल नहीं रहा था। तो जाहिर सी बात है, बताइए किसी के पास कोई काम कोई करे और उसको पैसा ही ना मिले उस काम का, तो कितना दिन वो काम कर सकता है, अंत में उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे हालत मेरी आज है। तरह तरह के आंदोलनात्मक नारों, आह्वान और गैर रचनात्मक छंद वैचारिक अभियानों के बीच वह बदहाली में पड़ी हुई थी। तथा कथित कहानियां खूब छपती थी, किंतु उनका पाठकों से संवाद नहीं दिखाई पड़ता था। मतलब कि कहानियां तो बहुत छपती थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि पाठक कहाँ है इसके। पाठक मतलब क्या होता है, पढ़ने वाले। अब कहानी छपिए गया, कोई पढ़ नहीं रहा है, तो कोई पढ़ेगा नहीं तो किताब बिकेगा, आ किताब बिकेगा नहीं तो फिर लेखक को पैसा मिलेगा कैसे। जानते हैं क्या होता है, कोई भी आदमी कहानी लिखता है ना,
तो किताब जितना बिकता है उसी के हिसाब से कंपनी उनको पैसा देती है। मान लीजिए कोई किताब छपा 500 और उसमें से 100 किताब बेचा गया, 400 उसी तरह पड़ा रह गया, तो उसके बाद कोई उस किताब को छापेगा? उस लेखक, वह लेखक जो कुछ लिखेगा उसको कोई छापेगा? नहीं छापेगा, छोड़ देगा, घाटा लग जाएगा, तो उसको पैसा भी नहीं दिया जाएगा। और वहीं कोई फेमस हो गया, किसी का किताब चल जाता है, तो उनको ज्यादा पैसा मिलता है। प्रायः वे कृत्रिम और स्थूल थी। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी। कृत्रिम मतलब क्या होता है? बनावटी। स्थूल मतलब होता है एक जगह पड़े रहना। थुलथुला भाषा सुने हैं ना भोजपुरी में, लोग ढेर मोटा जाला, एक जगह पड़ल, लोग कहला साफ थुलथुला गइल भाई, मैंने थुलथुला गइल का अर्थ होला कि एक दर पर पड़ रहता। उनकी हालत कुपोषण के शिकार उन बच्चों के जैसी थी जिनके हाथ पैर पतले और हड़ियल पड़ गए हो तथा पेट असाधारण रूप से बड़ा हो गया हो। कुपोषण का नाम आप लोगों ने सुना है? जैसे सरकार स्कूल में मिड डे मील चलाती है, दोपहर में खाना देती है, क्यों देती है? ताकि बच्चों को कुपोषण ना हो। कुपोषण का अर्थ होता है ना कि शरीर एकदम पतला हो जाएगा, पेटवा बड़का हड़िया खाई निकल जाए, हड़ियल लिखा नहीं है, हड़िया खाली पेट निकल जाए, गोड़ हाथ एकदम सुकटाइल सुकटाइल रही, लगेगा मानव कंकाल है। उस तरह दो टाइप के होते हैं, एक होता है पूरा शरीर, पेट भी नहीं निकलेगा, आप पूरा शरीर में बाहर से आप हड्डी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 कोई फेफड़ा अंदर कोई सारा चीज है, बिल्कुल गला दबा, उसको कुपोषण का शिकार बोलते हैं। जैसे नीचे आप फिगर देख सकते हैं, 2 बच्चे इतना बड़ा बड़ा पेट निकला हुआ और सिकटे हुए हैं, और एक पिक्चर है देख लीजिए कितना ही मोटा तगड़ा इंसान है, ये कुपोषण के शिकार है। वे तथ्य और कथा दोनों ही धरातलों पर रक्त अल्पता से ग्रसित दिखाई पड़ती है। देखिए आप, एक शब्द है रक्त, अल्पता। रक्त मतलब होता है खून और अल्पता मतलब होता है कमी। ऐसा लग रहा है कि लेखकों के जीवन में, लेखकों के शरीर में खून की कमी हो गई है, मतलब वो कुपोषण के शिकार हो गए हैं। ऐसा कोई कहानी लिख ही नहीं रहा है जो लोगों में जोश भर दे, लोगों के अंदर ताकत ला दे। साठोत्तरी पीढ़ी के कहानीकारों की पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। समांतर आदि आंदोलनों से जुड़ी पिछली पीढ़ी के कथाकार अपने को लगातार दोहराए जा रहे थे। मतलब कि इस समय के जो भी कथाकार थे, लेखक थे, वे ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखते थे जिससे लोगों में कुछ परिवर्तन दिखे, जिसमें लोग अपनी दिलचस्पी दिखा सकें। हाँ, जो लोग उससे पहले के लेखक थे, कवि थे, वे लोगों की ही कहानियां चलती थी और उसी को लोग बार बार पढ़ रहे थे। उनके अनुभव फीके पड़ चुके थे, जैसे रोशनाई में काफी पानी पड़ चुका हो। निश्चय ही 2 एक अपवाद थे, किंतु उन पर समूची आशा टिकाई न जा सकती थी। बताते हैं कि हाँ, ये भी नहीं है, 2 एक ऐसे लेखक थे जो चल रहे थे मार्केट में, लेकिन अब 2 एक चलने से क्या हो जाएगा, चलना सबको चाहिए। समसामयिक अनुभव और यथार्थ जो उत्तरोत्तर जटिल पड़ते, उनकी गहरी प्रतीति से उपजे शिल्प और भाषा की दरकार थी, जो लेखक और पाठक दोनों को झिझोड़ सके, जड़ता और उदासीनता को तोड़ सके। ऐसे समय में कवि दृष्टि संपन्न कुछ कथाकार, जिनमें कुछ पुरानी पीढ़ी के भी थे, सामने आए। उन्हें कहानी पर ध्यान केंद्रित किया, उसे गंभीरता से लिया और ऐसी रचनाएं दी जिसने परिदृश्य धीरे धीरे बदल चला। ऐसे कथाकारों में उदय प्रकाश अग्रणी और महत्वपूर्ण है। बताते हैं कि समय बदलता गया और एक समय ऐसा भी आया कि एक लेखक ऐसा आया जिसने पूरे सोच को बदल दिया और अपनी कहानी से लोगों को प्रभावित कर दिया, जिसमें सबसे पहले सबसे आगे नाम आता है उदय प्रकाश का। किनका नाम आता है? उदय प्रकाश का, जो हमारे लेखक हैं इस पाठ के। वे तब से लगातार समसामयिक रचनाशीलता में अपनी कहार भागीदारी निभाते आ रहे हैं। कविता, कहानी, निबंध, लेख, टिप्पणियां, आलोचना और टेलीविजन फिल्म आदि के लिए स्क्रिप्ट लेखन, तमाम क्षेत्रों में उन्होंने नित्य नवीन प्रयोग किए, ऐसे प्रयोग जिनसे कहानी का फॉर्म बदल गया और वह सचमुच 2 एक प्रधान साहित्य रूपों में शुमार होकर विशेष सार्थकता अर्जित कर सकी। बताया जाता है कि जब ये फेमस हुए उदय प्रकाश जी, तो वो लगातार कविताएं लिखे, कहानियां लिखी, निबंध लिखे, लेख लिखे, आलोचना लिखे, बहुत सारे टॉपिकों पर इन्होंने अपना लेखन का कार्य शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया कि पूरा समाज इस लेखनी से जुड़ गया,
लोग लेखकों को पसंद करने लगे। किनके चलते? उदय प्रकाश के चलते। अगला पैराग्राफ है, पिछले 20 वर्षों में लिखी गई श्रेष्ठ हिंदी कहानियों की अगर सूची बनाई जाए तो उसमें से आधी ज्यादा कहानियां उदय की होंगी। बताते हैं कि पिछले 20 वर्ष की बात किया जाए, यानी कि 1990 से 2010 तक, क्या किताब जब छपा है ये, अगर उसमें से जितना भी कहानियां छपा है ना, तो उसमें आधा कहानी किसका होगा? आधा उदय प्रकाश जी का। जो बढ़िया बढ़िया कहानी उसमें का आधा इनका होगा, आधा में सबको ही है। कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी दृष्टियों से उदय प्रकाश की कहानियों का यह असर हुआ कि बड़े पैमाने पर अपनी तथाकथित रचनाओं से उब पैदा करने वाले, फॉर्मूलाबद्ध लेखन करने वाले और गैर रचनात्मक कारणों से अपनी चर्चा करने वाले लेखकों की भीड़ छट चली। मतलब जब इन्होंने लिखना शुरू किया तो जो भी बनावटी लेखक थे, जो भी जबरदस्ती अपनी बड़ाई कर रहे थे, वे सारे लोग साइड हो गए और जो लोग अच्छे थे उन लोगों को लोग पढ़ना शुरू कर दिए। एक स्वस्थ रचनात्मक माहौल बना और हिंदी कहानी का विकास दृष्टिगोचर हुआ। उसकी दशा दिशा उजागर हो चली। एक सही प्रतिभाशाली और अंतर्निष्ठा से परिपूर्ण क्रियाशील लेखक के उठ खड़े होने का अर्थ उदय प्रकाश के रचनात्मक विकास पर नजर डालते ही स्पष्ट हो जाता है। मतलब कि एक विशेष प्रकार का लेखक से कहते हैं तो नजर पड़ती है मात्र केवल किन पर? तो उदय प्रकाश पर। आजीविका और वृत्ति की दृष्टि से लगातार अनिश्चित, स्वास्थ्य के लिहाज से लगातार बदहाली झेलते हुए इस संघर्षशील कवि कथाकार ने अद्भुत जीवन से भरी सृजनशीलता दिखाई। मतलब कि इनके जीवन में पैसे की कमी आई, इनके जीवन में स्वास्थ्य में कमी आई, फिर भी इन्होंने अपना जो लिखने का कार्य था कभी बंद नहीं किया और आज भी वो लिख रहे हैं। अगला पैराग्राफ है, उदय प्रकाश के यहाँ अनुभव और उनके अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए कथा शिल्प का कभी टोटा नहीं पड़ा। टोटा मतलब होता है सूखा। राजस्थान में सूखा को क्या बोलते हैं? टोटा कहते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जो लेखनी है, उनकी लेखनी में कभी टोटा नहीं पड़ा था, कभी सूखा नहीं पड़ा था, वो हमेशा लिखते रहे हैं। वे कभी खुद को दोहराते नहीं, सामयिक यथार्थ को गहरे इतिहास बोध के साथ उनकी पूरी तल्खी, क्रूरता और भयानकता के साथ तदनुरूप शिल्प और भाषा में बयान करते हैं। उनके अनुभव में खासा वैविध्य है। गांव और शहर, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग आदि के परंपरागत विभाजन उसके यहाँ अप्रासंगिक हो चुके हैं। मतलब ये कहानियां जो लिखते हैं, गांव पर भी लिखते हैं, शहर पर भी लिखते हैं, मध्य वर्ग पर भी लिखते हैं और निम्न वर्ग पर भी लिखते हैं। मध्य वर्ग जिसमें हम लोग हैं और निम्न वर्ग का जो हमसे भी गरीब हैं। उनका अनुभव वृत्त, उनकी कथा भूमि, उनकी रचना दृष्टि लगातार बड़ी बेधक और गहन होती जाती है। वे कारीगर और कलाकार एक साथ हैं। ऐसा कारीगर और कलाकार जिसके आगे काम का टूटा नहीं अंबार है। अंबार मतलब होता है पहाड़ है, माने इनके पास काम की कमी नहीं है, काम का पहाड़ पड़ा हुआ है जिस पर उसे अभी तुरंत भिड़ जाना है। मतलब हमेशा एक नए जोश के साथ रहते थे कि इनके पास बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, ये कभी बैठते नहीं, अपने काम में लगे रहते हैं। कभी पीछे मुड़कर न देखता हुआ एक अशांत, असंतुष्ट और लक्ष्य कलाकार जिसके आगे तथ्य और कथा का विपुल विस्तार लिए ठाठे हमारे संसार चुनौतियां देता अपनी ओर खींच रहा है। और अंतिम पैराग्राफ है जो कहानी के बारे में है। यहाँ प्रस्तुत उनकी प्रसिद्ध कहानी तिरिच एक उत्तर आधुनिक त्रासदी है। आज के युग में समय बहुत दूर तक वैश्विक और सार्वभौम हो चुका है। लेखक इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज जो समय है, आज का जो समाज है वो काफी निर्दयी हो चुका है। जो लोगों पर दया करने के बजाय, जो लोगों पर भरोसा करने के बजाय अब अविश्वास करता है और लोगों को कष्ट पहुंचाता है। समाज अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन समाज जितना पढ़ा लिखा हुआ वो उतना ही निर्दयी बनता चला गया। विकास की दृष्टि से दुनिया देशों का चाहे अब भी विभाजन किया जा सकता हो, पर कहीं ऐसे विभाजन अप्रासंगिक भी हो चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे देश में यथार्थ और समय के बीच बहुसंख्यक समाज के लिए एक ऐसी अलंघ्य खाई उभरी है जिसके चलते जीवन में बेगानगी और अजनबियत आई है। मतलब बताते हैं कि आज समय ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे से जान पहचान नहीं करना चाहते हैं, लोग अजनबी की तरह रहना पसंद करते हैं। कहानी नई पीढ़ी के प्रतिनिधि बेटे के दृष्टिकोण से लिखी गई है। ये जो कहानी लिखा गया है एक बेटे ने लिखा है, और बेटा कौन है? उदय प्रकाश। और बाबूजी के बारे में है, पिता के बारे में पुत्र लिखा है कहानी, जो सुदूर गांव में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं
वे नहीं, सुदूर गांव का नहीं है, सुदूर का अर्थ होता है कुछ दूरी पर। वे शहर जाते हैं और फिर शहर में उनके साथ जो कुछ घटित होता है, कहानी उसी के बारे में है। मतलब लेखक के पिताजी शहर जाते हैं, मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा क्या क्या होता है और उनके साथ क्या क्या घटना होती है। जो घटित हुआ वह अत्यंत अप्रत्याशित, दारुण और भयावह है। आमूल बदले हुए समय का यह नया भीषण यथार्थ जिसके शिकार बाबूजी बनते हैं, बेटे के सपने में तिरिछ बनकर प्रकट होता है। तिरिछ एक विषैला और भयानक जंतु है जो कहानी में प्रतीक बन जाता है। इस कहानी को जादुई यथार्थ की कहानी कहा जाता है। यह यथार्थ बाबूजी की गंवाई वास्तविकता को पीछे छोड़कर और आगे, बहुत आगे बढ़ चुके शहर के तथाकथित आधुनिक समय के द्वंद्व से उपजता है। दुनिया के उन देशों में जहां यथार्थ और समय के बीच ऐसी खाई उभरी, वह जादुई यथार्थ प्रकट हुआ। देखिए कहानी ये है, थोड़ा सा बता देते हैं, वैसे सारांश पढ़ेंगे हम लोग। कहानी ये होता है कि लेखक के जो बाबूजी हैं वो एक टीचर है, एक शिक्षक है अपने गांव में, और उनको एक तिरिछ काट लेता है। तिरिछ जो आपकी किताब में यहाँ पे दिया गया है, एक प्रकार का विषकोपड़ा सांप है वो। तिरिछ का ये गुण होता है कि अगर तिरिछ आपसे नजर मिला लिया तो आपको जरूर काटेगा, लेकिन जब तक तिरिछ को आपने नहीं देखा है, उसकी नजर आपकी नजर नहीं मिली है, तो आपको नहीं काटेगा। क्योंकि तिरिछ को यह लग जाता है कि उसने मुझे देख लिया है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो चाहता है कि उस आपके मारने से पहले वो खुद आपको मार दे। और तिरिछ जब भी आपको दिखे तो आपको दिखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि उसकी तरफ मत देखें। अब वो आपको कुछ नहीं करेगा, नजर मत मिले उसे, नजर मिल गया तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक तिरिछ है जो इनके बाबूजी को काट लेता है। बाबूजी घर पे आते हैं, बताते हैं कि मुझे तिरिछ ने काटा है, और बड़े ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, बहुत कम बोलते हैं। उन्होंने उस तिरिछ को मार डाला, क्योंकि तिरिछ का जहर का असर ऐसा होता है, कहा जाता है कि तिरिछ का जहर का असर तभी करेगा जब वो काटने के बाद अपने शरीर को पलट दे और कुछ उसके शरीर के अंदर कुछ लार होता है वो बाहर गिरा दे। लेकिन उसके गिराने से पहले, उसके पलटने से पहले अगर कोई उसे मार दे तब उस व्यक्ति को कुछ नहीं होता, ऐसी कहावत है। तो इन्होंने उसको क्या किया, मार दिया और चले आए। अगले दिन लेखक के पिताजी को शहर जाना है। किस सिलसिले में, तो घर के सिलसिले में। हुआ यूं है कि घर पे किसी ने केस कर दिया है कि ये घर इनका नहीं है, जिसके लिए वो केस लड़ रहे हैं, और उनकी तारीख पड़ी हुई है। तारीख समझते हैं आप लोग, डेट पड़ता है तो कोर्ट में जाना पड़ता है, हाजिरी देना पड़ता है जज के सामने। और इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है, समन। क्या कहा गया है, समन आया हुआ है। एक होता है, देखिए कोर्ट की तरफ से एक बुलावा होता है, इसका नाम होता है समन। समन का अर्थ हो गया कि आपको हर हालत में आना है, आपको ही आना है, किसी और को नहीं आना है। जैसे आजकल बड़ा चल रहा है टीवी पे रिया चक्रवर्ती, रोज समन जाता है सीबीआई की तरफ से। समन, उसमें बार बार एक शब्द आता है, समन भेजा गया। तो समन भेजा गया इसका अर्थ है कि चिट्ठी भेजा गया कि आपको एकदम कल आपको ही आना है, किसी और को नहीं। आपको ही आना है, कहीं भी हो आपको आना ही है, ये समन होता है। तो समन आ गया और तीसरी बार आ गया। कितना बार, ये बड़ा मतलब महटियाते में 2 बार नहीं गए हैं, तो डर गए हैं कि अगर अपनी बार नहीं जाएंगे तो जज गुस्सा में आएगा, घर हमारा दखलिया लेगा, तो इनको जाना जरूरी है। ये बस पकड़ते हैं और चले जाते हैं। जाते हैं तो रास्ते में, बस में, जिस बस में बैठे रहते हैं, कुछ लोग बातचीत करते हुए जाते हैं, तो उसी में ये बोलते हैं कि देखिए मुझे तिरिछ ने काट लिया था। इस बात को सुनकर उसमें बैठे लोग उनकी ओर देखने लगते हैं, अरे तिरिछ ने काट लिया है। उसमें वो पंडित जी बैठे हैं, राम अवतार जी। पंडित जी लोग थोड़ा और दिमाग के तेज न होते हैं, तो कहते हैं तिरिछ काट लिया और बताइए आपको इलाज कराना चाहिए, तो आप कहाँ जा रहे हैं। तो कह रहा, अरे मैंने उसे मार डाला है, अब कुछ नहीं असर करेगा। तो कहते हैं आपको तो पता नहीं है, तिरिछ को मारने के बाद उसे आपको जला देना चाहिए था। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग रात के चंद्रमा के प्रकाश में जीवित हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और फिर आपको खोजना शुरू कर देंगे, खोज के कहीं न कहीं से काट लेंगे। अगर वो भी नहीं हुआ ना, तो तिरिछ का जो दूसरा सहायक होगा, यानी उसकी जो पत्नी होगी,
उसकी आंखों में आपका फोटो बन गया होगा, आगे देख लेगा, खदेड़ खदेड़ के आपको काटेगी। अब बताइए, ये आदमी डर जाएगा। ये कहते हैं कि पता नहीं जो भी हो, अब तो बोलते हैं कि आप कोर्ट मत जाइए, जाइए उस तिरछ को जला दीजिए। तो कहते हैं ना ना, कोर्ट जाना बड़ा जरूरी है, जानेंगे, जाएंगे हम। तभी कहता है ठीक है, एक और उपाय है, धतूरा का रस पी लीजिए तो असर नहीं करेगा। तो रास्ते में बस को रुकवा कर कहीं धतूरा दिखता है तो पंडित जी रुकवाते हैं, और उसी को किसी तरह पीस पास को उनको वहीं पे खिला देते हैं, अपने आप को वैद्य जी घोषित करते हैं। गांव में हर कोई एक से एक डॉक्टर होता है। गांव में आप किसी से पूछ लो किसी भी रोग का दवा, हर कोई बता देगा। किसी से पूछ लो, गाय भैंस चरा रहा है ना, उससे ही पूछ लो मुझे दर्द बतैया में कौन दवा खाई, वो कौन दवा का नाम धो दी, अच्छा कोनो उपाय बता दे, खा लो पीस के ठीक हो जाएगा। एक मतलब पता नहीं कहां से डॉक्टरी का उपाधि लेके आए, कौन से यूनिवर्सिटी से, जो सबको ही जान जाता है। और वो जाते हैं तो लेखक को पता चलता है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो गई है। अचानक लेखक जाते हैं, पता करते हैं क्या बात था। तो रास्ते में उन्हें प्यास लगी थी, और प्यास लगी थी तो पिछली बार जब कोर्ट गए थे तो प्यास लगी थी तो किसी से पानी मांगे थे तो किसी ने गाली दे दिया था उनको, क्योंकि शहर में लोग लगाव नहीं रखते हैं। गांव में है कि आप किसी से पानी मांगेंगे, चाहे कल पे पानी पी रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा। शहर में जाइएगा तो पहले कल नहीं मिलेगा बाहर, कैसे मांग दो तो 3-4 थप्पड़ लगाइए देगा। तो बड़ा ही थोड़े से गंभीर व्यक्ति दोबारा किसी से मांगते नहीं है पानी। पानी उनको प्यास लगी थी, या धतूरे ने असर कर दिया या तिरिछ ने असर कर दिया। ये जो चैप्टर है असमंजस में फंसा हुआ है कि पिताजी मरे तो किस लिए मरे, कहीं धतूरा खाने से तो नहीं मर गए, कहीं तिरिछ ने काट लिया उससे तो नहीं मर गए, या प्यास से तो नहीं न मर गए। फिर पता करते हैं लेखक चारों ओर घूम घूम कर कि पिताजी कहाँ आए थे, तो उनको पता चलता है कि ये सबसे पहले थाना में गए थे। वहां पे एक थाना है, तो थाना में गए थे तो दरोगा जी खाना खा रहे थे, तो गए तो उन लोगों को लगा कि ये कोई पागल है, क्योंकि मतलब इधर उधर का बात कर रहे थे, हो सकता है कि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, कुछ पागल टाइप के हो गए थे। तो ये लोग समझे थानेदार कि ये कोई भिख मांगा है, तो वो एक चौकीदार से बोला बाहर निकाल इसको, चला है उसको बाहर निकाल देते हैं। बाद में जब उस थानेदार को पता चला कि तो मास्टर साहब थे, बड़ा अच्छा आदमी, तो बड़ा उसको दुख लगता है, वो अगर इसे उनको मैंने यहाँ बैठा लिया होता तो शायद वो आज नहीं मरे होते। फिर आगे पता करते हैं तो एक होटल वाला बताता है कि अरे यहाँ पे कुछ लड़के उनको पत्थर से मार रहे थे और वो उन लोगों को गाली दे रहे थे। तो लेखक को लगता है कि शायद दिमाग उनका क्या हो चुका था, फेल हो चुका था। फेल हुआ था तो किस कारण से हुआ था, घटना तो कई हुई थी उनके साथ। वो धतूरा था कि तिरिछ था कि प्यास था कि क्या था जिसकी वजह से पिताजी क्या हो गए थे, दिमाग से ऐसे हो गए थे, किसी को भी गाली बकने लगे थे। फिर आगे चलकर उनको पता चलता है कि अरे कुछ लोगों ने बहुत पिटाई कर दिया इनको पाकिस्तानी समझ करके, कि कोई पाकिस्तान से आया है और कल में जौहर डालने जा रहा है। मतलब पानी मांग रहे थे, कल कहाँ है कल कहाँ है पूछ रहे थे, कुछ लड़कों ने बढ़िया से कुटाई कर दिया उनका, अरे पाकिस्तान से आया है और कल में जौहर डालेगा, मारना चाहता है ये। इस चक्कर में वो पिटा गए एक बार। तो बस इसी तरह लेखक पता करते रहते और अंत में उनको यही परिणाम निकलता है, चाहे जो कुछ भी हो, शहर वालों के पास दिल तो नहीं होता है, इनके पास वो जो होता है ना गांव में एक फीलिंग्स होती है, वो नहीं है। तो इसी बात पे वो समाप्त करते हैं कि 24 घंटे पहले बाबूजी को क्या पता था कि वो 24 घंटे बाद उनके साथ इतनी दुर्दशा होगी, मरे भी तो इतने कष्ट काट कर, लोगों से पिटा करके, पत्थर से, प्यासे तड़प तड़प कर, क्या क्या उनके साथ इस 24 घंटे के अंदर हो गया था। तो वही बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में कब क्या और क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। आज आप यहां से जा रहे हैं, आपके साथ रास्ते में क्या हो जाएगा आपको भी पता नहीं है। हर एक मिनट जीवन बदलता है। यही लेखक पूरा वर्णन करते हैं। कल इसको हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। तो आज के लिए इतना ही।